नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएम स्टडीज। मैं मुकुल लोहार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आएगा और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे अन्य साथियों के साथ में शेयर करेंगे, ताकि आपके अन्य जो दोस्त यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प करेगा इंडियन पॉलिटी को एक अच्छी तरीके से पढ़ने में। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को समझने से पहले पॉलिटी क्या है और ये हमारे लिए इवन एक आम नागरिक के लिए क्यों जरूरी है, ये हमको जानना होगा। मैं आपको कहूंगा कि आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो तो आपको इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में हर चीज मालूम होना चाहिए, इसीलिए हम पॉलिटी पढ़ते हैं। अगर आप जीएस पेपर 2 यानी कि यूपीएससी मेंस को उठाकर देखेंगे या प्रीलिम्स में आने वाले 15 से 20 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि पॉलिटी आपकी सिलेक्शन की बैकबोन क्यों है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो फ्रेम होते हैं और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जो इसे कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है, ये हम जानेंगे। पॉलिटी का असली मतलब क्या है। आप इमेजिन करिए कि क्रिकेट का एक मैच चल रहा है, क्या बिना रूल के क्रिकेट खेलना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। पिच कैसी होगी, एम्पायर कौन होगा, आउट कैसे देंगे, सबके रूल्स कैसे होते हैं। अगर आपके सामने सब मन मर्जी का खेलने लग जाए तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड पर आप खेलोगे, यानी कि वहां पे तो सारी चीजें जो होगी वो आप संभाल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए एक प्रॉपर तरीके से किसी भी, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे कोई अन्य सिस्टम हो, उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे चलाने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, जो प्रोसेसेस बनाई जाती हैं, जैसे कि हमारे देश में हमारा जो संविधान है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, भारत का संविधान, वो हमारी एक रूल बुक है। उसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कौन कौन, पार्लियामेंट, कोर्ट और एग्जीक्यूटिव इस गेम के प्लेयर है मानो, और वो रेफरीज भी है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, मान लो कि वो एक स्टेडियम के स्पेक्टेटर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर जनता ही नहीं होगी तो क्रिकेट को देखने का और उसे खेलने का, उसे एंजॉय करने का मजा कहां पे होगा। तो यही सारी चीजें हैं। इसी तरीके से हम इंडियन पॉलिटी को इस तरीके से डिकोड करेंगे कि आप और आपके परिवार वाले भी अगर इस लेक्चर को देखें तो वो पूरी तरीके से समझ पाए कि पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी क्या है। यूपीएससी में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी अब रट्टा मारने वाले सवालों पे नहीं जाता, वो देखना चाहता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। जैसे कि एक पुराना प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स का, कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर और अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय अ टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। मतलब ऐसी सरकार जिसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने बाउंड्रीज खींच रखी हैं, वो आप इसके आगे नहीं जा सकते। यही कोर फिलोसॉफी है इंडियन पॉलिटी की। तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यहां पे जो हेड्स होते हैं, जो नॉमिनल पावर जो एंजॉय करते हैं, और गवर्नमेंट के जो लिमिटेशंस होते हैं, उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि किस तरीके से होते हैं। तो अगर आप पॉलिटी को अच्छे से समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे हम जानेंगे पॉलिटी के बारे में, इसके कोर पिलर क्या है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनके बारे में भी जानेंगे। मैं लेक्चर के साथ में ही आपको बताता रहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं, और यूपीएससी के पूरे जो सिलेबस हैं उनको हम 4 आसान हिस्सों में बांटेंगे। और हर पिलर के साथ में हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी कैसे सवाल फ्रेम करता है, या फिर अन्य स्टेट पीसीएस जो सर्विसेज है वो भी, क्योंकि वो सारी चीजें जो उठाती हैं वो कहीं ना कहीं वहां के जो स्टेट के जो लॉज होते हैं वहीं से उठाती हैं, और उनका भी क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका जो आजकल बदल चुका है वो यूपीएससी के तरीके से मिलता जुलता है। तो इसीलिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैं मान के चलता हूं कि आप स्टेट पीसीएस के सवालों को आसानी से समझ पाएंगे और उनका आंसर कर पाएंगे। तो इसी में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 4 आसान हिस्सों में बांटेंगे, अभी मैं आप इस लेक्चर को समझाने के लिए बांट रहा हूं। मान लो कि एक पिलर हो गया संविधान की जो रूह है, वो यानी कि कौन है, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट है, और डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है।
इसके बारे में भी मैं आपको मेरे लेक्चर में बताऊंगा आगे कि प्रियम्बल क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, हर एक वर्ड का क्या क्या अलग अलग मीनिंग है, और ये आपके लिए एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार, पार्ट 3, ये सिटीजन की शील्ड है ताकि गवर्नमेंट हम पर जाति ना कर सके, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी हो गया, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ हो गया, या अन्य आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अब हटा दिया गया है। तो वही सारी चीजें हम चर्चा करेंगे सारे लेक्चर के थ्रू। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस लेक्चर को, या फिर आप अपने परिवार वालों के साथ में भी देखेंगे तो कितना इंटरेस्टिंग होगा, उनको भी समझ में आएगा कि अपनी जो गवर्नमेंट है और अपने जो पिलर हैं, यानी कि अपनी जो जुडिशरी है, अपने जो फंडामेंटल राइट है, हमारे जो स्टेट है वो कैसे वर्क करते हैं, हमारे जो लेजिस्लेचर है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है वो कैसे काम करते हैं। और डीपीएसपी यानी कि पार्ट 4 में गवर्नमेंट के लिए एक विश लिस्ट या फिर एक गाइडलाइन कंपास है डीपीएसपी, कि जब आपके पास पैसा और रिसोर्स हैं तो देश को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है, यही सारी चीजें डीपीएसपी में लिखी हुई है। हमारे जो पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो सारे लोग थे, उन्होंने किस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कि आज भी वहां से सारी चीजें रिलेट होके आज भी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो यही पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने लिखा है, जैसे कि बी आर अंबेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको हेड करने वाले बी आर अंबेडकर थे, जिनको हम आज भी मानते हैं। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही अच्छी सारी चीजें बताई हैं, उसके बारे में भी हम लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तो यूपीएससी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आर्टिकल 21 का जिक्र किया, तो यहां पे यूपीएससी मेंस में एग्जाम फ्रेम हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक्सप्लेन करिए। फंडामेंटल राइट बोलते हैं गवर्नमेंट तुम आम नागरिक की पर्सनल लाइफ में लिमिट से ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। डीपीएसपी बोलता है कि गवर्नमेंट कोशिश करो कि सबको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ केयर और जॉब्स मिले। यही सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब करनी थी आपको, इसमें एक्सप्लेन करनी थी राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी के बारे में, और ये आर्टिकल 21 कैसे प्रोटेक्ट करता है हर एक भारतीय नागरिक को, यही सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करनी थी। अब हम जाते हैं एक और पिलर पे, जिसे हम कहेंगे सरकार की मशीन, यानी कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर्स। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद रखिए और अपने तरीके से इन सब चीजों को रिलेट करिए, यानी कि असली पावर किनके पास है और नॉमिनल पावर किनके पास है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, जहां बैठकर नए लॉज यानी कि नए कानून के बारे में डिबेट की जाती हैं और पास किए जाते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि विधानसभा में ये बिल पास हो गया, उसके बाद में ये एक्ट बन गया। तो बिल और एक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। अब होता है तीसरा जो पिलर है हमारा, जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, कि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ है, तो कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। ये सारी चीजें कहां से आती हैं, किस तरीके से प्रोसेस होती है, इसी चीज को समझना ही हमारी इंडियन पॉलिटी को सही तरीके से जानना होता है। तो यही सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, यही यूपीएससी फ्रेम करता है। और वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन उसी को समझने के लिए हमें पॉलिटी को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ये भी यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेंसी। इसको बताइए, क्या प्राइम मिनिस्टर और उनके खास मिनिस्टर इतने पावरफुल हो गए हैं कि पार्लियामेंट अब सिर्फ एक रबर स्टाम्प की तरह बनकर रह गया है, जहां बिना किसी लंबी डिबेट के सब पास हो जाता है? इसी लेवल की क्रिटिकलिटी की जो थिंकिंग है यूपीएससी को चाहिए, और यही सारी चीजें वो पूछी जाती है। और तीसरा जो मैं इसको तीसरा जो पिलर समझ लीजिए आप, उसमें मैं बाइफरकेट कर रहा हूं कि फेडरलिज्म क्या है, यानी कि संघवाद का ढांचा, यानी कि संघवाद क्या है, और सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप, यानी कि केंद्र
और राज्यों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी पॉलिटी के अंदर एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका वर्णन है और इसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। हमारे जो स्टेट है उनसे बनकर इंडिया बना है, यानी कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हो गए, और हमने जो पावर जो है वो दिल्ली जो सेंटर है वहां पे स्टेब्लिश किया है। और हमारे जो जैसे कि हमारी जो कैपिटल हो गई इंडिया की वो दिल्ली हो गई, यहीं से सारी चीजें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यहीं बैठते हैं, प्रेसिडेंट यहीं बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारी पार्लियामेंट यहीं है, यहाँ से सारी चीजें कानून बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी यहीं से रेगुलेट होती है, सारी चीजें यहीं से बनती है। और जैसे कि हमारी स्टेट कैपिटल्स हो गई जैसे कि जयपुर, भोपाल, चेन्नई, इनके बीच में क्या क्या मतलब किस तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से रिलेशन होते हैं, और राज्यों के बीच में भी कैसे रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में भी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। इसी के साथ में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया था यूपीएससी मेंस में कि व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द डोमेन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड सजेस्ट मेजर टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यानी कि इसी को लेकर, यानी कि ये जो टॉपिक है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद और सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर यूपीएससी ने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था कि ऐसा क्या चेंज यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया है जिससे सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है वो सुधारे जाएं और उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो, और किस तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं। ये एक जॉइंट फैमिली की तरह है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट घर का बड़ा बुजुर्ग जैसा है और स्टेट बाकी मेंबर्स हैं, जैसे कि पैसा किसके पास रहेगा, पॉलिसी का गवर्नर, यानी कि पॉलिसी या गवर्नर की पावर जो है उसको लेकर जो झगड़े होते हैं उसको आप एक न्यूट्रल ऑफिसर्स की तरह कैसे सॉल्व करोगे, यही सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है। तो यही सारी चीजें हैं। और इसका जो एक और पिलर है वो मैं बताऊंगा आपको कि लोकल गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है। यानी कि लोकल गवर्नेंस यानी कि लोकल बॉडीज गांव के लिए जैसे कि पंचायत होगी जिसको 73rd अमेंडमेंट किया गया था, और शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटीज हो गई जिनको 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, और मतलब जिनके लिए किया गया था। असली डेमोक्रेसी जमीन पर कहां से शुरू होती है, गांव से चौपाल, गांव के चौपाल जो होते हैं वहां से किस तरीके से होती है उसको हम समझेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गए, यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, और सीएजी यानी कि कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो हो गए, ये वो इंडिपेंडेंट रेफरीज हैं जो गेम को फेयर तरीके से चलाने की गारंटी देते हैं कि हाँ कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं हम इंडिया को एक सही तरीके से बनाने और सही तरीके से डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि यूपीएससी से सारे डिप्लोमेट्स निकलते हैं, आईपीएस, आईएएस, अन्य जो ए ग्रेड की सर्विसेज होती हैं वो यहां से निकलती हैं, और इलेक्शन कमीशन भी यहीं से अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट मतलब कि यहीं से हम एग्जाम देते हैं यूपीएससी के, और यहीं से जो आईएएस हैं जो एक प्रमोशन होके जो लेवल रीच करते हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन में भी जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। और इसी को लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत यानी कि सिक्योरिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये किस तरीके के गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस को लेकर, यानी कि 6 से 8 महीने में बिना स्ट्रेस के कैसे खत्म करेंगे। ये 3 स्टेप फॉर्मूला आप फॉलो करिए। आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी यानी कि पॉलिटी की जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 से लेकर 12th तक आप पढ़िए, क्योंकि क्लास 6 से लेकर आप जब स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो बेस है वो बनता जाएगा, और जब आप क्लास 12 तक और फिर उसके बाद में आप जब लक्ष्मीकांत बुक को लेंगे, क्योंकि मैं पूरा लक्ष्मीकांत बुक से ही चलने वाला हूं, उसी का जो सिलेबस है वही सारी चीजें, और उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ने वाला हूं। तो लक्ष्मीकांत बुक अगर आप सभी के पास हैं तो आप रेफरेंस के लिए वो रखिए, और मैं आपको एक अच्छी तरीके से अच्छे वे में मैं आपको समझाऊंगा,
और करंट अफेयर्स जो पॉलिटी से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे गवर्नर और इलेक्शन कमीशन और अपॉइंटमेंट को लेकर किस तरीके से सारी चीजें होती हैं और यूपीएससी किस तरीके के सवाल फ्रेम करता है उसके बारे में भी हम, क्योंकि ये सारी चीजें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही लेकर और हम जो प्रेडिक्शंस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर ही आगे करेंगे। तो इसी तरीके के लेक्चर होंगे मेरे, तो आई होप कि आप लोग पसंद करेंगे। और इंडियन पॉलिटी सिर्फ एग्जाम पास करने का जरिया नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का ऑपरेटिंग मैनुअल है। जो भी आप किसी आर्टिकल या बिल को पढ़ेंगे तो इस सोच के साथ पढ़ें कि आप 1.4 बिलियन यानी कि 140 करोड़ लोगों के पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि वो किस तरीके से रह रहे हैं शांति से और उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसको समझने के लिए आपको जिन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा वही सारी चीजें इंडियन पॉलिटी के अंदर, यानी कि इंडियन पॉलिटी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। और न्यूज पर आप नजर रखिएगा और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की तरह सोचना शुरू करिएगा, ताकि आप भी अगर आप इन सर्विसेज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी एक नजरिया जो है सारी चीजों को देखने का उस तरीके से बन जाए, ताकि आप जब भी एक इंटरव्यू लेवल तक जाए तो आपको जो भी क्वेश्चन दिए जाए आप उनको उस तरीके से टैकल करें। आज के लिए इतना ही। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ना शुरू करें तो मेरे लेक्चर को भी देखिएगा, यह आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। ठीक है, और इसी के साथ में अभी के लिए विराम करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर हम आज के जो सिनेरियो हैं उनको भी लेकर चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।